पुनरीक्षण जो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो 28 जून से शुरू हुआ है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तो ये बिहार राज्य में शुरू हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये और राज्यों में भी शुरू होगा। वेस्ट बंगाल में इसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं और दूसरे राज्यों में भी। बिहार में जो कुछ सामने आ रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस पूरी एक्सरसाइज को कर रहा है, उससे ये अंदेशा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो वैलिड वोटर्स हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा या बाहर हो जाएंगे। और ऐसा भी महसूस होता है और नज़र भी आता है कि जिस तरह के प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उसके आधार पर इसमें एक खास जो इलाके के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय जिन इलाकों में ज़्यादा बड़ी संख्या में है, वहाँ पर ये वोटर एक्सक्लूजन यानी जो वैलिड वोटर्स हैं उनका सेलेक्टिव डिलीशन का खतरा इससे पैदा हो गया है। आप देख रहे हैं कि शुरू में चुनाव आयोग ने अपने आप को वैलिड वोटर साबित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी कि इन 11 में से कोई और एक डॉक्यूमेंट वो पेश करें, जिसमें पिछली बार भी आपसे कहा गया था कि आधार कार्ड उसमें शामिल नहीं था, राशन कार्ड शामिल नहीं था, वोटर आईडी जो खुद इलेक्शन कमीशन का बनाया हुआ है उसको नहीं माना जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स जो हैं जो इशू किए जाते हैं वो नहीं माने जा रहे थे, राशन कार्ड नहीं माने जा रहे थे। और इस पर जो पूरे देश में विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की और कुछ डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने की हिदायत भी दी। लेकिन ये सामने आ रहा है कि उस हिदायत को, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे इलेक्शन कमीशन की इस पूरी एक्सरसाइज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और एक अविश्वास का वातावरण जैसे पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करने के बजाय जैसे मौजूदा सरकार के दबाव में और एक खास पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिशें और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देश के बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और नागरिकों ने इसके खिलाफ काफ़ी बातें कही हैं और बराबर बिहार में भी इस तरह की इसका विरोध हो रहा है और बिहार में भी जन सुनवाइयाँ और दूसरे कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं, जिससे बात सामने आ रही है कि इस पूरे प्रोसीजर में इतना ज़्यादा उसको दबाव बनाया जा रहा है BLOs पर कि वो बगैर डॉक्यूमेंट के भी अपने आप से बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुद साइन करके, वो फॉर्म साइन करके और खुद भर रहे हैं, जबकि लोगों को मालूम भी नहीं है। और जब लोग पूछ रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि उनका फॉर्म पहले से भरा जा चुका है, जबकि डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट नहीं किए गए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि जब डॉक्यूमेंट चेक करने का मौका आएगा तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और उस आधार पर उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो ऐसा बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर किया जा रहा है और हो रहा है। इसी तरह ये घटना भी सामने आई, अभी कुछ दिनों पहले बिहार में हमारा जाना हुआ, बिहार का दौरा हुआ, वहाँ के सामाजिक संगठनों से हमारा इंटरेक्शन हुआ और एक जन सुनवाई में हमको हिस्सा लेने का मौका मिला। वहाँ लोगों ने अपनी जो परेशानियाँ बताई हैं उससे ये बात निकल कर सामने आई है कि पूरा प्रोसीजर जब आप फॉलो कर रहे हैं तो एक ख़ास इलाके में आप एक डॉक्यूमेंट को वैलिड मान रहे हैं, दूसरे इलाके में उसी डॉक्यूमेंट को आप रद्द कर रहे हैं। ख़ासतौर से सीमांचल का इलाका जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है
वहाँ पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो डॉक्यूमेंट दूसरी जगह वैलिड माने जा रहे हैं वो वहाँ सीमांचल के इलाके में उनको रद्द किया जा रहा है, उनको नहीं लिया जा रहा है। तो एक सेलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव, एक भेदभावपूर्ण ये कार्रवाई हो रही है। और इससे आज के अखबार की हेडलाइंस आपने देखी होगी और उसमें ये कहा गया है कि 65 लाख वोटर्स जो हैं वो कम हो गए हैं। और ये अभी मालूम नहीं है कि हटाए कितने गए हैं, जोड़े कितने गए हैं। अगर जोड़े गए हैं उसके बाद भी 65 लाख कम हुए हैं तो इसका मतलब और ज़्यादा लोगों को तो डिलीट किया गया है। दूसरा, ये बात अभी सामने नहीं आई, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों की ओर से ये बयानात आते रहे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बांग्लादेशी का होना पाया जा रहा है, यहाँ रोहिंग्याज बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस तरह के बयानात का बीच बीच में आने से ये संदेह और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये एक्सरसाइज एक ख़ास, इसमें एक कम्युनल एंगल भी है, एक सांप्रदायिक इसका दृष्टिकोण भी है, इसमें कम्युनल एजेंडा भी है कि एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों के वोटर्स को जो है कम किया जाए। और दूसरा, इसमें एक इलेक्टोरल एजेंडा भी है कि कैसे उन वोटर्स को कम किया जाए जो उनके लिए कन्वीनियंट वोटर्स नहीं हैं, उनके लिए जो वोटर ऐसे हैं जो उनको वोट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कैसे कम किया जाए। ये रणनीति भी इसमें पूरी कार्रवाई में नजर आती है। आखिरी बात इस बारे में जो मुझे कहनी है वो ये है कि ये एक्सरसाइज जो हो रही है ये एक तरह से एक सिटीजनशिप को वेरीफाई करने की एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही है, जबकि चुनाव आयोग का दायरा ये नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन इस देश का सिटीजन है और कौन नहीं है। सिटीजनशिप को तय करना, कौन बाहरी है कौन विदेशी है, ये तय करने के लिए अलग कानून बने हुए हैं, अलग प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उसके लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और इस कार्रवाई का इलेक्शन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई तो ये जो विदेशियों के आइडेंटिफिकेशन की जो कार्रवाई है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहा है जो देश का नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता को तय करना ये काम हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बल्कि ये होम मिनिस्ट्री का है। और इसके लिए विशेष प्रोसीजर्स हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए और इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करें और कोई वोटर छूटने न पाए, जो वैलिड वोटर हो, जो 18 साल से ऊपर का हो और जो चाहे जिसका घर हो या ना हो, जो चाहे सड़क पर रहता हो, बाहर रहता हो, उसके ज़मीन जायदाद हो या ना हो, उसका कोई परमानेंट घर हो या ना हो, इसके बावजूद कोई नागरिक इस वोट के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए। इस भावना के साथ इलेक्शन कमीशन को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक ख़ास एजेंडा को सामने रखकर और इंडिपेंडेंटली काम करने के बजाय ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में एक विशेष राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से शायद वो काम कर रहा है। लिहाजा हमारी डिमांड यह है कि इस पूरी कार्रवाई को, SIR की जो एक्सरसाइज बिहार में चल रही है, इस पूरी कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। इससे जो इलेक्शन प्रोसेस है और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर एक बहुत बड़ा अविश्वास और एक बहुत बड़ा सवाल और संदेह पैदा होता है। तो हमारी मानना यही है, जमात इस्लामी हिंद पहले भी ये कहती रही है अपने बयानों में और आज हम इसको फिर दोहराना चाहते हैं कि SIR के नाम पर जो कुछ बिहार में हो रहा है और जो कुछ आगे दूसरे राज्यों में इलेक्शन कमीशन है उस पर एक बहुत बड़ा अविश्वास और एक बहुत बड़ा सवाल और संदेह पैदा होता है। तो हमारी मानना यही है, जमात इस्लामी हिंद पहले भी ये कहती रही है अपने बयानों में और आज हम इसको फिर दोहराना चाहते हैं कि SIR के नाम पर जो कुछ बिहार में हो रहा है और जो कुछ आगे दूसरे राज्यों में किया जाना है, इसको फौरन रोका जाना चाहिए और इसके कानूनी तौर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन का जो दायरा कार है, उस दायरे कार से बाहर निकलने की इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और सिटीजनशिप
और नागरिकता तय करने का जो काम है वो होम मिनिस्ट्री और जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक किया जाना चाहिए। दूसरे मुद्दों पर हमारे दूसरे साथी बात करेंगे, तो मैं अब बंगाली बोलने वाले जो हमारे नागरिक अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारे साथी नदीम खान साहब बताएंगे आपको। सलीम साहब ने ये बात रखी कि इस देश के नागरिकों को डिफरेंट प्रक्रियाओं के जरिए, डिफरेंट मेथड के जरिए विदेशी ठहराने की कोशिश जारी है। उसका एक पार्ट SIR के तौर पर चुनाव आयोग कर रहा है और दूसरे पार्ट में अलग अलग राज्यों में बंगाली बोलने वाले बंगाली भाषी लोगों के साथ ये काम चल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली और NCR हो, जहाँ पर इस तरह के मामले लगातार खबरों में आए हैं। राजस्थान में जयपुर में एक बड़ी तादाद में अचानक से लोगों को बताई गई, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया, फिर उनके पेपर मांगे गए और अचानक ये काम अहमदाबाद और सूरत में किया गया, जिसमें भी संख्या 10,000 के आसपास थी और इतनी लापरवाही से काम लिया गया कि उनको 3-4 किया गया। बाद में मालूम चला कि उसमें महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उसमें बिहार के लोग भी हैं और बंगाल के लोग जो बंगाल के बहुत कम लोग हैं। और अभी जो मामला चल रहा है वो ज्यादा इस मामले में गुड़गांव है, में तकरीबन 2 लाख के आसपास काम करने वाले वर्किंग क्लास के बंगाली बोलने वाले बंगाल भाषी जो है लोग रहते हैं। अचानक 3 से 4 दिन रात में पूरा प्रोसेस चलाया गया, जिसमें लोगों को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया। वीमेन को डिटेन किया गया, मेन को डिटेन किया गया और किसी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, किसी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। रात में शादी वर्दी में पुलिस के लोग आए, अपने वाहनों में लोगों को डाला, जिसके वीडियोस ही मौजूद है, जिसकी टेस्टिमोनीज भी मौजूद है। और फिर उनके बाद किसी को 3 दिन के बाद, किसी को 4 दिन के बाद छोड़ा गया और लोगों के सामने इतनी पिटाई करी गई जिससे उन पर पूरा भय आ जाए। जिसके नजदीक 2 लाख लोग जो गुड़गांव रहते थे, उनमें से 90% लोग वापस बंगाल के अपने इलाकों में जा चुके हैं। जो कोई मालदा का रहने वाला है, कोई मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, कोई 24 परगना का रहने वाला है। और इन सब कार्रवाई के बाद पूरे देश के नागरिकों में जो बंगाली बोलने वाले हैं, भय भरने के बाद पुलिस ये गुड़गांव की कहती है कि हमने 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जितने सारे ह्यूमन राइट वायलेट हुए, उसके नतीजे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 10 बांग्लादेशी को पकड़ा है। लेकिन अब वो बांग्लादेशी हैं कि नहीं है, या दे आर द इंडियन सिटीजन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि वो कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जितने भी वायलेशंस ड्यू प्रोसेस के हो सकते थे, वो सारे के सारे वायलेट किए गए। बच्चों को पीटा गया, रात के अंधेरों में महिलाओं को पीटा गया, मेल पुलिस उनको लेकर गई, ये सारी चीजें हुई। और इसके साथ साथ एक पूरी जो पुश बैक के नाम से पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें ये कंसीडर कर लिया गया है कि अगर बंगाली बोलने वाला मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी होगा। जबकि हम सबको मालूम है कि 27% आधिकारिक आंकड़े हैं बंगाल के, जहां पर बंगाल में मुसलमान निवास करते हैं। लेकिन आप अगर किसी दिल्ली पुलिस के आदमी से बात करेंगे, किसी अहमदाबाद पुलिस के आदमी की बात करेंगे, किसी आप जो है वो गुड़गांव पुलिस के आदमी से आप बात करेंगे, तो वो आपसे यही कहेगा कि बंगाली बोल रहे हैं और मुसलमान हैं तो इसका मतलब बांग्लादेशी है, फिर उनसे पूछताछ जरूरी हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में जो दावा किया जा रहा है, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि 7 मई से 15 मई तक 1500 लोगों को पुशबैक जबरदस्ती बांग्लादेश भेजा गया। उसके अलावा आसाम से 300 लोगों को मई के महीने में 7 मई से 15 मई के बीच में बांग्लादेश भेजा गया। और उसके अलावा 100 लोगों को रोहिंग्या कहकर बांग्लादेश आसाम से भेजा गया। उसके अलावा 40 लोग दिल्ली से भेजे गए अंडमान, और अंडमान से उनके हाथ पैर बांध के, आंख में पट्टी बांध के उनको समंदर में फेंक दिया गया। कुछ लोगों को वहां पे नेवी ने बचाया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टेलीफोन नंबर याद थे, उन्होंने उनको फोन किया, जिनकी डिटेल स्टोरीज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है। तब अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये भेजे गए, उनमें से बहुत सारे लोग वापस आए
और वापस इसलिए आए कि सरकार को इनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो इंडियन डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे थे। उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल भेड़ चाल का प्रोसेस पुश बैक के नाम से चल रहा है। जिन रोहिंग्यास को भी भेजा गया वो यूनाइटेड नेशन के कार्ड को कैरी कर रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुसलमान बंगाली बोल रहा है तो उसके मामले में जो संवैधानिक कार्यकाल हैं उनका पालन होगा कि नहीं होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन होगा या नहीं होगा, या एक पूरी पॉलिसी है कि जिसपे कोई भी नाम अगर मुसलमान मिलेगा तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर वापस लेना पड़ेगा। गुड़गांव में भी जो लोग डिटेंशन सेंटर बनाए गए, 5 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर गुड़गांव में बनाए गए जिनमें लोगों को रखा गया, और जो लोग वापस आए उन्होंने ये बात रिपोर्ट करी कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो अमानवीय था। उनकी पिटाई करी गई, उनको खाने की दिक्कत दी गई और 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना दिया गया। और ये सिर्फ इस बात का मैसेज था कि वो इस शहर को छोड़ दें। तो हम सब लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जिस तरह से ये लैंग्वेजिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शुरुआत इसकी लैंग्वेजिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन से होती है, फिर वो आगे बढ़कर रीजनल होता है और फिर वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देश को तोड़ने वाला है। और जिस तरह से बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाली जबान को बोलने वाले भारतीय नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अवैध जो निर्वासन चल रहे हैं, जो डिपोर्शन की पूरी प्रक्रिया पुश बैक के नाम से चल रही है, ये बंद हो। और जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत जो भी प्रक्रिया हो वो पारदर्शी प्रक्रिया हो। और जिन अधिकारियों ने महिलाओं के साथ अच्छा आचरण नहीं किया गया है, उनकी मोडेस्टी गड़बड़ करी गई है, उनको डिग्निफाइड वे में नहीं डिटेन किया गया बल्कि रात के अंधेरे में पुरुष पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी करी है, उसके खिलाफ एक पूरी जांच हो और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सजा दी है। मीडिया के दोस्तों, मालेगांव जो बम ब्लास्ट केस हुआ था, ये 2008 की बात है। और उस सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके नाम आपको मालूम है। पहले तो महाराष्ट्र की एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन का काम किया था और कुछ लोग इसमें जिम्मेदार करार पाए थे और उनके केस चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस की इस तहकीक के दौरान में हमारे देश के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे साहब वो शहीद हो गए और इसका डायरेक्शन भी बहुत उसके बाद चेंज हो गया। फिर 2014 के बाद वहां जो केस देख रहे थे उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और उनको कहा गया कि जो एक्यूज्ड हैं उनके साथ सॉफ्ट रवैया इख्तियार किया जाए। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थे, जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, उसने ये कहा कि हमारे पास सफिशिएंट सबूत फराहम नहीं किए। तो कानून के हिसाब से सबूत न मिलने पर अदालत ने फैसला किया होगा, लेकिन सबूत फराहम करने का काम किसका काम था, ये सवाल है। तो जो सबसे अहम बात इससे उभर कर आती है कि जो लोग बरी हो गए उसमें, कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थे उन्होंने एक्यूज्ड को बचाने का काम किया है। ये एक बहुत अखलाकी और समाजी सवाल है कि क्या देश के अंदर मुजरिमीन को सहूलत फराहम करके उन्हें बरी किया जाएगा। फिर इस दौरान इस केस में अभी 31 जुलाई को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो इस मौके पर हमारा समझना यह है कि पूरे इस केस की
बॉम्बे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस की, इसकी एक जुडिशियल एनालिसिस, एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये जो तहकीकाती एजेंसीज हैं जिन्होंने सबूत फराहम करने में नाकाम हो, तो दूसरा सवाल ये बढ़ता है कि जो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ, फिर उसके जिम्मेदार कौन है? अगर ये लोग बरी हो गए हैं और ये उसके जिम्मेदार नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो देश के अंदर अगर मुजरिमीन को तलाश किए बगैर छोड़ दिया जाएगा तो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा? तीसरा सवाल इसमें उभरता है कि जो लोग शहीद हो गए मालेगांव बम ब्लास्ट में, तकरीबन 6 लोग शहीद हो गए और सैकड़ों लोग, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, तो जिनके घर लोग मर गए उनके साथ कौन इंसाफ करेगा? मुजरिमीन को सजा ना मिली, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे शक, और जो शहीद हो गए उस पूरे केस में उनके साथ इंसाफ क्या होगा? तो ये जो पूरा इसका जो अखलाकी पहलू है, इसका जो समाजी पहलू है, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत संगीन है। अवाम के अंदर, जनता के अंदर जुडिशियल सिस्टम पर भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर भी एतमाद खत्म हो रहा है। फिर ये सवाल बाकी है कि क्या एनआईए बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, और जो महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, ये सब सवाल हैं। तो इस केस ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं, और जो जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से उस पर जो अवाम का एतमाद है इसको मजरूर किया है। इसलिए हमारा ये समझना है कि इन सवालात को हल होना चाहिए और इस पूरे केस की असर-ए-नौ तहकीकात हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, इस बात को हम अंजाम देना है। जो बातें यहाँ आ गई हैं, चाहे वो बंगाली इशू हो, तो ऐसा लग रहा है देश में कि जबान के साथ तासुब हो रहा है। हम बिहार के मसले में देख रहे हैं, जो SIR के पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्टर्स को एनरोल करता था और वो लोग हुकूमत बनाते थे। अब हुकूमत वोटर्स को इलेक्ट कर रही है। और ये जो मालेगांव ब्लास्ट केस है उसमें यह जाहिर हुआ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जरिए से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है। ये एक बहुत संगीन सवालात हैं। इन सब का जवाब जुडिशियल सिस्टम दे और आवाम के एतमाद को बहाल किया जाए। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो लिए जा सकते हैं। जी सर, मालेगांव ब्लास्ट की आपने बात करी, अदालत भाई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में जो फैसला हुई है और लेकिन वही एक अदालत जब मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बरी करती है तो फिर वहां पर रवैया अलग। ये जो एक ही फैसले पे अदालत के ही फैसले पे दो अलग अलग। ऐसा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन NIA की जो कोर्ट थी, उन्होंने इब्तिदा में जिन लोगों को एक्यूज करार दिया है वो सारी जनता जानती है और तहकीकात आगे बढ़ रही थी और उन तहकीकात को रोक दिया गया, बल्कि उसके जो जिम्मेदार थे वो कैसे शहीद हो गए उसकी तफसील में हमको जानना नहीं है, हम ज्यादा नहीं जानते। लेकिन उसके बाद पूरे केस को ढील दे दी गई। वहां जो स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर थे उनके ऊपर दबाव डाला गया, वो पूरे स्टेटमेंट्स मीडिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये पूरे केस बिल्कुल अलग है। मुझे कल भी किसी ने ये बात पूछी थी, इससे ये जाहिर हुआ कि जो भगवा दहशतगर्दी थी वो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, आइंदा भी नहीं रहेगी। तो मेरा समझना ये है कि दो केस बिल्कुल अलग हैं और
जो भगवा दहशतगर्दी नहीं थी उसके बारे में भी मेरा समझना ये है कि जो भगवा दहशतगर्दी के जिम्मेदार थे अब वो आसाम में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में बरसरे इख्तिदार होकर अपना जुल्म जारी रखे हुए हैं। इसलिए उनको उस तरीके से अपने काम करने के लिए मौका अब उसकी जरूरत भी बाकी नहीं रही है। तो दहशतगर्दी का, टेरराइज करने का सिलसिला पहले भी था, अब भी जारी है। वो केस अलग नौयत का था, ये केस अलग नौयत का है। हम तो किसी फर्द के बारे में नहीं कह रहे हैं। कोई आदमी छूट गया है, कोई आदमी नहीं छूटा है, मसला नहीं है। असल मसला जुडिशियल सिस्टम का है, असल मसला इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है। ये एक सवाल जो आपकी तरफ से आया है, इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं। हमारे साथी को ये बात शायद मालूम होगी कि ट्रेन सीरियल ब्लास्ट जो ट्रेन में हुए थे और उसके बाद जिन लोगों को अक्यूज बनाया गया उसको लोअर कोर्ट ने उनको सजाएं सुनाई थी, मौत की सजाएं भी थी उसमें, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को रिवर्ट किया और करके कहा कि ये सब गलत है, इनके खिलाफ जो सजाएं जो सुनाई गई है वो गलत है, बल्कि उनको बरी किया गया। तो वो केस उस तरह का है। यहाँ एनआईए ने अभी सजाएं सुनाई है, बरी किया है इनको, और सवाल ये उठ रहा है कि किस आधार पर बरी किया गया है। तो अगर ये हाईकोर्ट में जाता है या उससे ऊपर जाता है तो हमें साफ नजर आता है कि इस केस में भी वैसा ही होगा जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने दूसरे केस में किया है। और इससे पहले जयपुर ब्लास्ट के केसेस में 15 साल कार्रवाई चलने के बाद जिन लोगों के खिलाफ उम्र कैद और मौत की सजाएं थी, जब हाई कोर्ट में वो मामला गया तो उन सबको बरी कर दिया गया और कहा गया कि ये जांच बिल्कुल बेबुनियाद थी और गलत थी। तो यह साफ नजर आ रहा है कि अगर अक्यूज्ड मुसलमान हैं तो रवैया कुछ और नजर आता है एजेंसियों का, और अगर एक्यूज्ड मुसलमानों के अलावा कोई और है तो एजेंसियां उनको बचाने की कोशिश करती हैं। ये बात साफ नजर आ रही है। और अगर ये मामला हाई कोर्ट में, हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वो इसके खिलाफ जाए, हाई कोर्ट में जाए, एनआईए खुद जाए। और अब तो इस पूरे मामले की वजह से जो हेमंत करकरे और जस्टिस लोया की मौत पर जो सवाल उठ रहे थे, अब ये फैसले आने के बाद तो ऐसा लगता है ये सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं कि उनकी फिर से जांच होनी चाहिए कि जस्टिस लोया और हेमंत करकरे की जो मौत हुई है उसमें क्या और एंगल हो सकते हैं, क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो ये पहलू अब और उभर कर सामने आता है। तो ये दोहरा रवैया जो है इस देश की जुडिशरी के लिए, हमारी जांच एजेंसियों के लिए ये बहुत खतरनाक है। हमारा रवैया एक जैसा होना चाहिए, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए, जांच एजेंसियां पॉलिटिकल दबाव में काम न करें, जांच एजेंसियां जो है वो किसी एजेंडे के तहत काम न करें, और बेगुनाह लोगों को बिल्कुल नहीं फंसाया जाना चाहिए। और साफ नजर आ रहा है कि बहुत से बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है। जयपुर ब्लास्ट केस में सब बरी हो गए, तो असल मुजरिम कौन थे? समझौता ब्लास्ट केस में सब बरी हो गए, असल मुजरिम कौन थे? इसका मतलब असल मुजरिम अभी तक भी बाहर हैं, और हो सकता है वो बड़े पदों पर पहुंच गए हों, और हो सकता है आपकी पार्लियामेंट असेंबली में कहीं बैठे हों। तो ये बहुत खतरनाक सवाल है कि जो बेगुनाह हैं उनको सजाएं, उनको इतने सालों तक जो है मुजरिम बनाकर पेश किया गया और अदालत ने उनको बरी किया गया। और इस मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ है कि जिनके खिलाफ इतने वाज़ेह सबूत थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये मामला अपर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो इसमें भी मुझे लगता है कि इंसाफ जो है वो सामने आएगा। और देश को हम एक बार ये बात फिर दोहराना चाहते हैं कि हम आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ने को हमेशा गलत समझते हैं। चाहे वो अगर हिंदू मजहब के साथ भी आतंकवाद को जोड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं तो उसको भी हम गलत समझते हैं। लेकिन हम जिस तरह से इस्लाम और मुसलमानों के साथ आतंकवाद को जोड़ा गया है,
उसको भी हम पहले भी गलत कहते आए हैं। तो हम ये कहते हैं कि आतंकवाद जो है वो उसका धर्म से संबंध नहीं है और धर्म से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये घटनाएं कर रहे हैं वो चाहे किसी पार्टी के हों, किसी आइडियोलॉजी के हों, उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। जी नहीं, हम भगवा आतंकवाद के जो स्लोगन है, हम ये कहते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म से, रंग से जोड़ना हम ठीक नहीं समझते। आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ाना चाहिए, लेकिन इस्लाम के साथ खास तौर से ये नाइंसाफी हुई है कि इस्लाम का नाम लेते ही, आतंकवाद का नाम लेते ही उसके साथ इस्लाम जुड़ जाता है। तो हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं कि वो किसी धर्म के साथ उसको जोड़ा जाए। जी आपका सवाल क्या है? जी हाँ, देखिए, इस मुल्क में गरीब लोगों की हिमायत में बोलना बहुत मुश्किल काम है और आपको ये सब पता है। ये वर्किंग क्लास के लोग हैं, घरों की मेड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या कूड़ा उठाने का काम करने वाले लोग हैं। तो अभी तक जो है अफसोस की बात यह है कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से लगातार मई के महीने से लेकर और इस वक्त जुलाई खत्म हो गया और अगस्त की शुरुआत हुई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़े प्रोमिनेंट ग्रुप इनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी के बहुत लोअर लेवल के सेक्शन से आते हैं। अब यहाँ तक की बदमाशी करी जा रही है कि दिल्ली में जय हिंद कॉलोनी है जिसमें हम और सलीम साहब भी गए थे। तो जय हिंद कॉलोनी में 1300 मकान हैं जिनको पहले ये कहा गया, डीडीए ने कहा अवैध कॉलोनी है, ये हमारी जमीन पे बनी। फिर बसंत कुंज के जो दूसरे लोग थे वो अपने पेपर लेके आए कि ये हमारे पेपर पे बनी हुई कॉलोनी, डीडीए तो इसमें पार्टी ही नहीं है, तो डीडीए कैसे बुलडोजर ला सकता है। तो डीडीए वहां से विड्रॉ हुआ और वहां के लोगों की जो पिटीशंस थी उस पे डेमोलिशन का स्टे मिला, लेकिन उस डेमोलिशन का फायदा उठाकर उस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। आज 18 दिन हो गए उस पूरे इलाके की बिजली कटी हुई है। तो जब उनको स्टे मिल गया तो वो बिजली दोबारा कनेक्शन लेने के लिए पहुंचे तो 1,36,00,000 रुपए का बिल एक जगह, 8 लाख का एक जगह, 82 लाख का एक जगह वो बिल दे दिया, जबकि पिछले महीने तक बिजली आती रही थी। तो ये आपको और हमको भी पता है कि अगर इतना बिल हो जाता तो 2 महीने पहले तक वो जो 1,36,00,000 का बिल है वो 80-85 लाख का बिल होता और बिल 15,000 के बाद कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक एफर्ट है जिसमें बंगाली जबान बोलने वालों को सरकार की तरफ से हिदायत दी गई अफसरों को कि इनको वापस भेजा जाए। एक दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि कोई हिंदू जो है आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन अगले दिन वो फैसला आ गया मालेगांव वाला। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? नहीं, इसीलिए मैं जो सवाल का जवाब दे रहा था कि हमने कुछ होम मिनिस्टर ने कहा कि ये हिंदू दहशतगर्दी नहीं फैलाने हैं, तो ये आती है कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉस हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर असरअंदाज हो रहे हैं। न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर बल्कि इलेक्शन कमीशन पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर। तो मुल्क में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए संगीन सवाल आते हैं। उसमें से एक हिस्सा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो क्रोनोलॉजी वही बता रही है कि हमारे देश में जो रूलिंग क्लास है वो इन एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इससे अवाम को बेदार होना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही जवाब दिया हूं कि जब वो गवर्नमेंट वो थी, जब देश में कांग्रेस रूल कर रही थी,
जब कांग्रेस रूल कर रही थी तो ये सब लोग सरगर्म थे। अब ये लोग रूल कर रहे हैं तो कौन सरगर्म होगा? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.